हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय धोखा से। आज का हमारा टॉपिक है विभव सीडी पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप जो है वो चित्रानुसार एक पोटेंशियल है जिसमें एक रीजन में कुछ दूरी तक पोटेंशियल को हम जीरो मानते हैं। उसके पश्चात पोटेंशियल की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो इनफाइनाइट तक जाएगी। यह अनंत चौड़ाई की विभव प्राचीर के तुल्य होता है। माना कि ई ऊर्जा का एक कण धनात्मक x दिशा में x अक्ष के समानांतर गति कर रहा है और यह प्रारंभ में जीरो पोटेंशियल के क्षेत्र में गति करता है। करते हुए यह किसी विभव क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां पर विभव का मान v0 है और इसको चित्रानुसार प्रदर्शित किया गया है। गणितीय रूप में इस विभव को पोटेंशियल को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। वी एक्स का मान जीरो होगा एक्स लेस देन जीरो के लिए। इसे हम रीजन फर्स्ट से डिफाइन करते हैं। रीजन सेकंड जहां पर पोटेंशियल वी एक्स का मान वी जीरो है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। एक्स का मान जब जीरो से ज़्यादा है ये धनात्मक मान के लिए पोटेंशियल का मान वी जीरो के तुल्य होता है। इसमें हमें विभव जो वेव फंक्शन है उसका मान याद करना है। वेव फंक्शन जो है साई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है जो पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। उसको हमने यहाँ पे इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। साई एक्स टी इक्वल टू साई एक्स, जो एक्स पे डिपेंडेंट पार्ट है, टाइम पे डिपेंडेंट पार्ट हम पहले भी देख चुके हैं। ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है। यह टाइम डिपेंडेंट पार्ट को शो करता है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव फंक्शन का जो टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है साई एक्स, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमने काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग किया है जो है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू ई टी। अब इसको हल करने के लिए दो केसेस के फॉर्म में इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस ई लेस देन वी जीरो, अर्थात जो कण गति कर रहा है उसकी ऊर्जा का मान पोटेंशियल स्टेप के साइज से कम है। और दूसरा केस स्टडी करेंगे ई ग्रेटर देन वी जीरो, यानी कण की ऊर्जा का मान पोटेंशियल स्टेप से ज़्यादा है। तो फर्स्ट केस में जब ई लेस देन वी जीरो है उस केस में एक्स लेस देन जीरो यानी नेगेटिव रीजन में पोटेंशियल हमारा जीरो है। और उस केस में जो श्रोडिंगर समीकरण है उसमें वी एक्स का मान जीरो रखा तो हमारे पास समीकरण आ गई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू साई वन। फर्स्ट रीजन है, इसमें हमने वेव फंक्शन को साई वन से डिफाइन किया हुआ है। तो डी टू साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई साई वन। नेगेटिव रीजन में हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई। अब हम नेक्स्ट इसको हल करते हैं सेकंड रीजन में। सेकंड रीजन में पोटेंशियल का मान वी एक्स का मान जो है वो वी जीरो के इक्वल है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास समीकरण जो है कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी जीरो साई टू इक्वल टू ई साई टू। ये पॉजिटिव रीजन में हमारे पास में वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पे फर्दर हम एक कांस्टेंट है उसको डिफाइन करते हैं टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसको के मान लिया, और अंडर रूट टू एम वी जीरो माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसको हमने अल्फा मान लिया। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू रख यदि हम दोनों समीकरणों में पुट करें तो यहाँ पर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास टर्म बनेगी टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसको हमने के स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास समीकरण आ गई डी टू साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई वन।
सेकंड रीजन में इन दोनों टर्म्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया एक तरफ और उसके बाद में ये टर्म अल्फ़ा की वैल्यूज़ में फॉर्म में मान रख दिया। तो हमारे पास सेकंड रीजन का जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, d2 psi 2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर psi 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट समीकरण जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण है, तो उसी के फॉर्म में इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आएगा। साई 1 इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। धनात्मक रीजन में हमारे पास जो सेकंड रीजन है उसमें वेव फंक्शन का जो मान है साई टू इक्वल टू सी ई की पावर अल्फा एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास चार कांस्टेंट ए बी सी डी, ये कांस्टेंट्स हैं, इनके वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं। इनके लिए हम बाउंड्री कंडीशंस और अदर कंडीशंस को यूज़ करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट वेव फंक्शन है, जो फर्स्ट रीजन है, नेगेटिव रीजन है, इंसिडेंट रीजन है, वहाँ पर हम देखें कि कण जो है वह धनात्मक एक्स दिशा में गति कर रहा है, दाईं बाईं ओर गति कर रहा है। तो बैरियर से टकराने के पश्चात वापस भी गति कर सकता है। तो कण की गति धनात्मक एक्स दिशा में और ऋणात्मक एक्स दिशा में संभव है। लेकिन जैसे ही बैरियर के अंदर पार्टिकल एंटर करेगा तो इसके बाद अनंत तक पोटेंशियल के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो कण विपरीत दिशा में गति करना पॉसिबल नहीं है। कण की जो गति है वो एक ही दिशा में होगी। दूसरा, कण का मान यदि हम देखें तो इनफाइनाइट पर फाइनाइट वैल्यूज मिलनी चाहिए, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो धनात्मक एक्स दिशा में कण की गति को शो कर रहा है फर्स्ट रीजन में, जो कि संभव है। सेकंड पार्ट जो है वो ऋणात्मक एक्स दिशा में गति को शो कर रहा है। इसको चेक करने के लिए हम जो एक्सपोनेंशियल टर्म है एनर्जी वाला, उस टर्म से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम इजीली देख सकते हैं ये धनात्मक एक्स दिशा में गति को शो कर रहा है, सेकंड पार्ट है वो ऋणात्मक एक्स दिशा में गति को शो कर रहा है। और सेकंड रीजन जो है उसके वेव फंक्शन को अगर ध्यान से देखें तो जैसे ही कण धनात्मक एक्स दिशा में गति कर रहा है तो एक्स के मान में वृद्धि होगी। तो एक्स के मान में वृद्धि के साथ साथ फर्स्ट टर्म है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा और एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पर इस टर्म का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि वेव फंक्शन के लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वेव फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू के लिए इस टर्म को नेग्लेक्ट करना है, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट है c, इस कांस्टेंट c का मान अगर 0 ले लें तो ये वैल्यू फाइनाइट हो जाएगी। जबकि सेकंड टर्म जो है वो x दिशा में अगर गति कर रहा है कण, x के मान में वृद्धि हो रही है, तो ये एक्सपोनेंशियली डीके को शो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके को शो कर रहा है, यानी फंक्शन फाइनाइट रह रहा है। तो अर्थात हमारा वेव फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड में हमने c को 0 कर दिया, तो वेव फंक्शन, सेकंड वेव फंक्शन की वैल्यू केवल बची हमारे पास डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। अब हमारे पास तीन कांस्टेंट बचे हैं a, b और d। इनके मान ज्ञात करने हैं। इनके मान ज्ञात करने के लिए हमने बाउंड्री कंडीशन ली। तो बाउंड्री कंडीशन है बाउंड्री है हमारे पास x इक्वल टू 0 पर, और बाउंड्री कंडीशन है कि वेव फंक्शन और वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अर्थात फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन दोनों में जो वेव फंक्शन था हमारा, उस वेव फंक्शन की वैल्यू बाउंड्रीज पे क्या मिलनी चाहिए, इक्वल, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल बाउंड्री पे। तो ये हमने कंडीशन अप्लाई करी, दोनों वेव फंक्शन की फॉर्म हमारे पास है, उसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास पहली समीकरण आएगी ए प्लस बी इक्वल टू डी। और सेकेंड रिलेशन, डेरिवेटिव को अगर इक्वल कर दें x इक्वल टू 0 के लिए, तो हमारे पास समीकरण आती है आयोटा के ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू माइनस अल्फा डी। इन दोनों को अगर हल किया जाए तो हमारे पास रिलेशन आता है d इक्वल टू 2k अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा a और b इक्वल टू k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा a। तो ये हमारे पास b और d के मान आ गए इन टर्म्स ऑफ
ए। तो इनके मान अगर हम वेव फंक्शन की वैल्यूज में रखते हैं तो हमारे पास वेव फंक्शन की फॉर्म आ गई ये। अब हमारे पास केवल एक अननोन पैरामीटर बचता है ए। इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से फाइंड आउट किया जा सकता है। बट यहाँ पर हमारा उद्देश्य जो है वो ये स्टडी करना है कि जब कण की ऊर्जा पोटेंशियल बैरियर से या पोटेंशियल स्टेप के साइज से कम है तो कण क्या पोटेंशियल बैरियर में पेनिट्रेट कर पाएगा या 100% रिफ्लेक्ट होता है। तो इसको अगर ध्यान से देखने के लिए हमारे पास यदि हम वेव फंक्शन में क्या करें ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस से अगर गुना कर दिया जाए तो जो फर्स्ट टर्म है वो ये इंडिकेट करती है एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेशन को, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेशन को। अर्थात इसका जो कोफिशिएंट है ए ये इंसिडेंट वेव को और ए अल्फा या बी जो कांस्टेंट था हमारा वो रिफ्लेक्शन वाले कोफिशिएंट्स को शो करता है। और यदि हम प्रायिकता धारा घनत्व J का मान ज्ञात करें तो हमारे पास प्रायिकता धारा घनत्व J का मान फर्स्ट रीजन में मिलता है J इक्वल टू V ब्रैकेट में मॉड ऑफ A का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ B का स्क्वायर। ये फर्स्ट रीजन में मिलता है जहां पर V का मान जो है वो है h क्रॉस k अपॉन m। यह वेग के तुल्य एक टर्म मिलती है। अब हम फाइंड आउट करेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक क्या होता है? प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता का जो अनुपात है वह हमारे पास परावर्तन गुणांक आता है। इसका मान हमारे पास आ गया R इक्वल टू वी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन वी मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। वी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टर्म आ गई मॉड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। बी अपॉन ए का मान ज्ञात करना है तो हमारे पास रिलेशन है 14 नंबर, इससे बी अपॉन ए का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी अपॉन ए का मान हमारे पास आ गया के माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा मॉड का होल स्क्वायर। मॉड का होल स्क्वायर करेंगे तो टर्म्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है और टर्म मिलेगी हमारे पास 1। तो इजीली हमारे पास एक रिलेशन आ गया, जब कण की ऊर्जा V0 से कम होती है तो कण 100% क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित हो जाता है। तो कण के रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी 100% आ गई, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम शो करेंगे वो है सेकंड रीजन। सेकंड रीजन में जो वेव फंक्शन है उसका मान आ गया डी ई की पावर आयो माइनस अल्फा एक्स। तो ये एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन को शो कर रहा है। जैसे ही कण इस रीजन में एंटर करेगा तो वह एक्सपोनेंशियली डीके हो जाएगा, उसका एक्सपोनेंशियली डीके होगा। बट सेकंड रीजन में कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती है और प्रायिकता के रूप में अगर इसका मान ज्ञात करना है तो वेव फंक्शन का स्क्वायर किया जाता है। तो वेव फंक्शन का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर प्रायिकता का मान ज्ञात कर लिया। प्रायिकता का मान हमारे पास आ गया पी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ डी का स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स। तो चरघातांक के रूप से कमी आती है, परंतु सेकंड रीजन में वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, सेकंड रीजन में कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यह जो रिजल्ट है वो क्लासिकल थ्योरी चिरसम्मत भौतिकी से कुछ अलग रिजल्ट को शो करता है। चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार अगर कण की ऊर्जा बैरियर की ऊर्जा से कम है तो कण फर्स्ट रीजन में ही रहेगा, सेकंड रीजन में उसके पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार उस रीजन में भी कण के पाए जाने की कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है, यह हमने देखा। हाँ, अगर पोटेंशियल बैरियर का मान बढ़ा दिया जाए या एनर्जी का मान कम कर दिया जाए तो अल्फा के मान में वृद्धि होगी, तो यह टर्म्स जो है वो रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड केस, जब आपतित कण की ऊर्जा स्टेप के साइज से ज़्यादा है तो क्या होगा? इसको स्टडी करने के लिए हमने फर्स्ट रीजन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल हमारा 0 था। उसका इक्वेशन जो हमारा पहले केस था उसके सिमिलर मिलेगा, माइनस आयोटा
माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 psi 1 अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू e psi 1 इक्वल टू 0। सेकेंड रीजन में चेंज होगा। सेकेंड रीजन में हमारे पास क्या है, e की वैल्यू v0 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसका जो कॉफिशिएंट है उसके मान में चेंज आएगा, क्योंकि उस कॉफिशिएंट्स को पॉजिटिव करने के लिए हमें टर्म्स जो हमने पहले अल्फ़ा डिफाइन करी थी उसमें v0 माइनस ई को डिफाइन किया था, क्योंकि v0 का मान ज़्यादा था। बट यहाँ पर हमारे पास सॉरी v0 का मान ज़्यादा था, अब सेकंड केस में v0 का मान ज़्यादा है, तो हम टर्म को v0 माइनस ई से डिफाइन करेंगे ताकि टर्म हमें पॉजिटिव मिले, और पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे नया कांस्टेंट के डैश डिफाइन किया है, जिसका मान है अंडर रूट 2m ई माइनस v0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन सिमिलर मिलेगी, d2 psi 1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi 1 इक्वल टू 0। सेकेंड रीजन में इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, वहाँ पे था माइनस अल्फा स्क्वायर साई 2, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस का k डैश का स्क्वायर साई 2 इक्वल टू 0। रिजल्ट्स जो है वे फंक्शन जो है हमारे पास इनके, वो फर्स्ट में पहले की तरह सिमिलर साई 1 इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स की फॉर्म में आएगा। लेकिन सेकेंड वेव फंक्शन में कुछ चेंज होगा, वो फर्स्ट के सिमिलर वेव फंक्शन ही मिलता है, तो वैल्यू आएगी साई 2 इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा के डैश एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जो फर्स्ट वेव फंक्शन है वो फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन को डिफाइन करता है पोटेंशियल स्टेप से। कण पॉजिटिव एक्स दिशा में भी गति कर सकता है, नेगेटिव एक्स दिशा में भी गति कर सकता है, तो दोनों टर्म्स इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को शो करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकेंड रीजन में जब कण एंटर करता है तो वो केवल धनात्मक एक्स दिशा में गति कर सकता है, जो फर्स्ट टर्म्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड टर्म जो है वो माइनस एक्स दिशा में, ऋणात्मक एक्स दिशा में कण की गति को प्रदर्शित करता है। लेकिन चूंकि पोटेंशियल के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा अनंत तक, तो नेगेटिव एक्स दिशा में कण के गति करने की संभावना 0 है, या कण गति नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म्स आई कि जो हमारा डी वाला कॉफिशिएंट्स है वो 0 होगा, डी की वैल्यू 0 होगी, तो वेव फंक्शंस की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है। साई 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, साई 2 का मान केवल बच गया सी ई की पावर आयोटा के डैश एक्स। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दी एक्स इक्वल टू 0 पे, वेव फंक्शन और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होंगे, तो हमारे पास रिलेशन आ गए a प्लस बी इक्वल टू सी और k ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू के डैश सी। इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमारे पास b अपॉन a और c अपॉन a के मान आ गए। b जो है वह रिफ्लेक्टेड वेव को शो कर रहा है, a इंसिडेंट को शो कर रहा है, c जो है वो ट्रांसमिटेड, और d जो है वह इंसिडेंट को शो कर रहा है। तो प्रायिकता धारा घनत्व की फॉर्म में अगर इसको ज्ञात करें तो कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास प्रायिकता धारा घनत्व का मान फर्स्ट रीजन में मिलता है J इक्वल टू वी मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। सेकेंड रीजन में वैल्यू मिलती है V डैश इक्वल टू मॉड ऑफ C का स्क्वायर। तो इससे हम परावर्तन गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। परावर्तन गुणांक जो होता है वह परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। इसका मान आएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये मान हमने ज्ञात किया हुआ है, वैल्यूज पुटअप किया, हल किया, तो हमारे पास आर का मान आ गया के माइनस के डैश का स्क्वायर अपॉन के प्लस के डैश का स्क्वायर। के डैश का मान रख दें तो हमारे पास समीकरण आती है आर इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस V0
अपॉन ई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस वी ज़ीरो अपॉन ई का होल स्क्वायर। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए ट्रांसमिटेड वेव की प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता का अनुपात लेते हैं। वैल्यू आ जाएगी टी इक्वल टू वी डैश अपॉन वी मॉड ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। वैल्यूज रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम परावर्तन गुणांक का एनर्जी के साथ या के डैश के साथ में ग्राफ प्लॉट करें तो फर्स्ट रीजन जो है जब इंसिडेंट वेव की एनर्जी जो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी जो है वी जीरो से कम है, अर्थात ई ज़ीरो अपॉन वी का मान लेस देन 1 है, तब तक परावर्तन क्या होता है 1 होता है। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू एनर्जी को एक्सीड करती है, ई ग्रेटर देन वी ज़ीरो का केस मिलता है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिके हो जाता है। लेकिन के डैश अपॉन के की फॉर्म में एक्सपोनेंशियली डिके मिलता है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। वैल्यूज रख दिया, वी डैश अपॉन वी था, वी का मान जो है वह एच क्रॉस के डैश के डैश एच क्रॉस अपॉन एम के फॉर्म में मिलता है। वी डैश का मान, तो बाकी कांस्टेंट टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, के डैश अपॉन के की फॉर्म में ये वैल्यू मिलेगी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर लिया इन टर्म्स को, हमारे पास फाइनल रिलेशन आता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का 4 के डैश अपॉन के प्लस के डैश का होल स्क्वायर। के डैश की वैल्यू रख दी तो हमारे पास रिलेशन आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी ज़ीरो अपॉन ई अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वी ज़ीरो अपॉन ई का होल स्क्वायर। और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमें पता है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की वैल्यू का जो योग है वह 1 होता है। आइदर वेव क्या पार्टिकल क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकता है या रिफ्लेक्ट हो सकता है। और इसके विपरीत अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देखें तो ई लेस देन वी ज़ीरो के केस में ट्रांसमिशन की वैल्यू 0 होती है और बाद में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू की फॉर्म में वैल्यू मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।